हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास के, जिसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी दोनों कवर करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर करने का। ठीक है जी। तो अभी हम आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अगर इससे ज़्यादा हो पाया तो ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हैं, हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बच्चों देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, मंदी। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनको पहले हम समझेंगे, फिर ठीक करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी पड़ती है। तो पढ़ लेते हैं एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री एज अ होल। पूरे देश की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे क्या कह रहे हैं, सो दैट सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड। देखो, जब इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी तो मुझे चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए प्रॉफिट। एज ए कंज्यूमर मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन, आपको भी चाहिए सेटिस्फैक्शन। मगर जब पूरे देश की बात होगी तो वहाँ पर किसी एक के प्रॉफिट और किसी एक के सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पर बात है सोशल वेलफेयर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है हमारा वो होता है सोशल वेलफेयर मैक्रो के अंदर। आगे, इट स्टडीज़ हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। क्या स्टडी करता है ये, पूरी जो इकोनॉमी मतलब आप ये कह लीजिए कंट्री। वैसे कंट्री मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है एरिया, जगह जहाँ पे लोग अपनी इनकम कमा रहे हैं। मगर एक कंट्री जिसके अंदर कैसे कैसे इकोनॉमिक्स की चीज़ें वर्क कर रही है। इकोनॉमिक्स की चीज़ें वही अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये किस तरीके से वर्क हो रहा है, इस पूरे वर्क को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। सबसे पहले मिलेगा बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट। देश के अंदर बेरोजगारी और बहुत बड़े लेवल पे है। इसे कैसे ठीक किया जाए। जैसे हमें पता है कि भाई क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, कारण क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, लोग एग्रीकल्चर में लगे पड़े हैं, काम नहीं मिल रहा दूसरी जगह, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो कैसे इसे ठीक किया जाए। दूसरा पॉवर्टी, जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो पॉवर्टी तो होगी ही होगी। और जनरल प्राइस लेवल, यही है जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को बताएगा। क्या बताएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी। ठीक है बच्चों, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर है। और क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये सारी जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर लिखने के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर पॉज करके और लिख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है कि कितने सेक्टर होते हैं सर इकोनॉमी के अंदर। एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ 2 ही सेक्टर पे, ज़्यादातर क्या पूरा सिलेबस है हमारा 2 सेक्टर पे 12th क्लास का। आप 3 सेक्टर 4 सेक्टर जब ग्रेजुएशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले ये बात समझ लीजिए कि 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन होता है। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का क्या है, काम है कंजप्शन करना। क्या काम है बच्चों, कंजप्शन करना। ठीक है, दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर हो गया ना आपके लिए, आपने कंज्यूमर पढ़ा हुआ है। ठीक, और कौन होता है, दूसरा होता है फर्म। फर्म मतलब कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस करना गुड्स, यही काम होता है ना इसका। और क्या होता है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्या काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कानून व्यवस्था देश के अंदर अच्छे से बनाए रखना। और फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर के अंदर क्या है, इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, दोबारा से बता देते हैं, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर जो कंजप्शन कर रहा है। फर्म, फर्म मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है। गवर्नमेंट, सरकार, सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। और फॉरेन सेक्टर, वैसे सरकार का और भी काम है। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंडिया को छोड़कर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही है, या तो हम सामान भेज रहे हैं या फिर सामान मंगा रहे हैं, या सर्विस दे रहे हैं या फिर सर्विस ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके 4 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। अब देखो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मैटर करती हैं। जब हमने इन्हें इकोनॉमी के हिसाब से डिवाइड किया तो इन्होंने कहा देखो क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, जो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ पर हम फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करा रहे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है दूसरे देशों से अपना, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कह दिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर भी हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी है। पहला जब सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, स्टार्टिंग में तो यही थे, एक कंज्यूम करने वाला था और एक प्रोड्यूस करने वाला, सरकार तो बाद में आई। तो पहला है 2 सेक्टर, एक कंज्यूम करने वाला और दूसरा प्रोड्यूस करने वाला। अब यहाँ पे 3 सेक्टर क्लोज्ड के अंदर ही है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। 3 सेक्टर के अंदर क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड का क्या काम है बच्चों? हाउस होल्ड का काम है कंजप्शन करना, प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना और गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वेयर देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? अभी बताया ना, क्लोज्ड मतलब उसमें फॉरेन सेक्टर नहीं है, और जब उन्हीं 3 सेक्टर के साथ एक और सेक्टर ऐड हो जाए, फॉरेन सेक्टर, तो उसे हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी। चलिए देखिए, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होंगे। पहला तो हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड का काम कंजप्शन, प्रोड्यूसर का काम प्रोडक्शन और गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, फॉरेन सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है ओपन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी इकोनॉमी खुल गई। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बाहर सामान भेजने वाले हैं और बाहर से सामान मंगाने वाले हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट क्यों है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते क्यों? अपने देश में नहीं बना सकते क्या सर सारी चीज़ें? ऐसा नहीं होता है। कुछ रॉ मटेरियल और कुछ वेदर कंडीशंस होती है जो हर एक कंट्री पे अवेलेबल नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, तो इसलिए वहीं पे उस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, तो उनको सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा तो हमें वो सस्ते पे दे सकते हैं, अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें महंगा भी पड़ेगा, और शायद हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैसा क्लाइमेट वेदर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेन सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है चीज़ों को। मतलब जो कंट्री जिस चीज़ में कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ते कॉस्ट पे बना सकती है, वो उसको क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी। आज के टाइम पे चाइना एक कंट्री है जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री इतने अच्छे से सेटअप कर लिया है, वो पूरे दुनिया में सामान भेज सकते हैं। ठीक, अगला अब देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और यहाँ हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी सारी के सारे जो कंसेप्ट है मैक्रो के, वो 2 सेक्टर पे डिपेंडेंट है। 3 और 4 सेक्टर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में। 2 सेक्टर के हिसाब से बताइए सर्कुलर फ्लो क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये सर्कल के शेप में होता है। और ऑफ इनकम, आपकी इनकम सर्कल में ही घूमती रहती है। आप देख सकते हो, आप खर्च करते हो, वो पैसा किसी के लिए इनकम जनरेट करता है, फिर क्या करता है, वो उस इनकम को अपने पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में बांट देता है, फिर वो मार्केट में जाके खर्च करते हैं। नहीं समझ आया? आ जाओ। सबसे पहले क्या करेगा, प्रोड्यूसर जनरेट करेगा इनकम को। क्या करेगा? जनरेशन ऑफ इनकम। इसको प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है। अब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और मैंने उसे मार्केट में बेच दिया, इनकम जनरेट हो गई। क्या हो गई सर? इसके बाद क्या होगा, मेरे पास जो पैसा आएगा अकेला मैं थोड़ी रख सकता हूँ, मैं अपने टीम में बांट दूँगा। और टीम के अंदर कौन कौन है? एक तो सबसे पहला भाई जिससे मैंने लैंड ले रखा है, यानी कि ज़मीन, उसको दे दूँगा रेंट। दूसरा कौन? दूसरा आ गया भाई लेबर, कह रहा है सर मुझसे बहुत सारा काम करा रहे हो आप, मुझे भी पैसे दो, इसको भी दे दूँगा मैं वेजेस। ठीक है। तीसरा एक और आ गया, कह रहा है भैया मेरी कैपिटल, मेरे पैसे पे काम कर रहे हो, मुझे नहीं दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल देंगे जी, इसको दे दिया इंटरेस्ट। और चौथा मैंने कहा मेरे भी घर तो कुछ जाना चाहिए पैसा, मैं कर क्यों रहा हूँ काम, एंटरप्रेन्योर, इसको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये जो इनकम जनरेट हुई थी ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पे बढ़ जाएगी। ठीक है। सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, याद है ना, 11th में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बीच में पैसा बढ़ जाएगा, इसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आगे क्या?
अब जैसे ही इनकम इन लोगों के पास जाएगी, ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो जिसके जगह है उसको मैंने रेंट दे दिया, जिसका पैसा उसको मैंने इंटरेस्ट दे दिया, क्या ये अपने घर में पेटी में, बक्से में और चावल के डब्बे में पैसा घुसा के रख देंगे? खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सब चीज़ ज़रूरी है, खर्च करेंगे मार्केट में। तो ये जो इनकम इनको मिली, ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब खर्च करेंगे। इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन फेज। क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन फेज। और जैसे ही कोई खर्च करता है, जैसे आप खर्च कर रहे हो, पैसा मेरे पास आ गया, आपने फीस दी, पैसा आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम। आपने फीस मुझे दी, मेरे पास पैसा आ गया, आपके लिए एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम। तो जैसे ही ये डिस्पोजिशन फेज आया, वापस से इनकम जनरेट हो गई। क्लियर है? तो देखिए 3 फेज है। सबसे पहले क्या हुआ, इनकम जनरेट की गई, कमाया, गुड्स बनाए, बेचे, वो इनकम बांट दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बीच में। इनकम बांटने के बाद क्या हुआ, वही जो इनकम है वो लोग खर्च करेंगे, और जैसे ही लोग खर्च करेंगे वापस से इनकम जनरेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे एक बारी। अब मेरी तीव्र इच्छा हो रही है डेफिनेशन पढ़ने की, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल, दिस इज साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी? प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among factor of production, land, labor, capital, entrepreneur, and finally its circulation from household to firm in form of consumption expenditure। मतलब कंजप्शन करेंगे आप, वो पैसा मेरे पास आ जाएगा इनकम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखने में। आइए आगे चलते हो। अब देखिए यहाँ पर आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज है। पहला है जनरेशन फेज, इनकम जनरेट कैसे हुई, प्रोड्यूस करा, कैसे प्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया, प्रोड्यूस कर लिया। अब जब उनकी हेल्प से प्रोड्यूस किया है तो क्या करेंगे, उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जैसे उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाकर खाने पीने के लिए खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसे कहा जाएगा डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय दी हाउस होल्ड इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्यों कहा है इसे, वो भी आपको अगले टॉपिक में समझ आ जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड को जैसे इनकम मिलेगी वो जाके मार्केट में खर्च करेगा, डिस्पोज करूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हो गया। अब देखो बच्चों, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो, और 2 ही टाइप के फ्लो हैं। एक है आपका रियल फ्लो, ठीक, और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है आप समझते हैं जरा। देखिए, रियल फ्लो जो है उसका एक तो नाम रियल फ्लो है, दूसरा है फिजिकल फ्लो। क्या नाम है? फिजिकल फ्लो। और तीसरा है प्रोडक्ट फ्लो। क्या नाम है? प्रोडक्ट फ्लो। ठीक है, अब देखिए रियल फ्लो होता क्या है, तो हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर वापस इसी पे आएंगे पीपीटी पे। रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो या फिर प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है, इसके अंदर रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, जो एक प्रोड्यूसर को जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे लैंड चाहिए, चाहे लेबर चाहिए, चाहे कैपिटल चाहिए, चाहे फिर एंटरप्रेन्योर चाहिए, कौन बनता है ये? लैंड कौन देगा, कैपिटल कौन देगा? हम में से ही तो कोई जाकर देगा। तो हम कौन है? हम हाउस होल्ड है, हम सब कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो मेरे में से, हमारे सेक्टर में से, मतलब मेरे में से नहीं, हमारे सेक्टर में से एक किसान निकलेगा, वो अपना लैंड प्रोवाइड करेगा, दूसरा निकलेगा वो लेबर सर्विसेज देगा, तीसरा निकलेगा वो कैपिटल देगा, और चौथा आएगा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। ठीक है, तो ये चारों जने आकर अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। और फिर फर्म क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और वो वापस से हाउस होल्ड को दे देगा। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर हमने कहीं भी पैसे की बात की क्या, नहीं की। इसको कहा जाता है रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो या फिर प्रोडक्ट फ्लो, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है। अब देखो ये निकालना क्यों जरूरी है। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा था, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज।
इन रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। जब हम गुड्स सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई मनी नहीं है। दिस फ्लो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। ये क्या है? रियल फ्लो से आपको एक्चुअल में पता चलता है कि पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। देखो आपको पता चला कि पिछले साल की जो टोटल इनकम थी देश की, यानी कि जीडीपी, वो थी 1000 करोड़। इस साल की जो जीडीपी है वो है 1200 करोड़। ठीक है, अब आपने कहा सर जीडीपी तो बढ़ गई 200 करोड़ से, मगर मैंने कहा 20% महंगाई बढ़ी है बेटा। तो 20% महंगाई बढ़ी है तो 1000 का 20% 200, तो 200 तो सिर्फ महंगाई बढ़ी है, जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं है। तो मनी फ्लो में हम एक्चुअल में ग्रोथ नहीं देख सकते कि जीडीपी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसलिए रियल फ्लो लिया गया। रियल फ्लो में क्या होता है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मनी को साइड रख रखा है इन्होंने। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई, और अगर नहीं बढ़ा तो ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, दिस फ्लो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर के टर्म में बताता है, ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। एक देश के अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे फैक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हो, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज बार बार ये फ्लो बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। और अगर ये फ्लो स्लो है तो इसका मतलब ग्रोथ है नहीं हो रहा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है और प्रोडक्ट फ्लो भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है एक बार दोबारा से पीपीटी से देख लेते हैं हम, कि रियल फ्लो होता है हमारा जब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मनी की बात नहीं होती, और इससे एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा वो मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा टाइप ऑफ फ्लो में? दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, अब देखो मनी फ्लो में क्या है, ये भी हम अपने एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा बेटर है। मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है? जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, क्या फर्म पैसे नहीं देगा उसको? पैसे देगा ना, अभी तो हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो जब वो पैसे देगा तो उसे क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम कहेंगे। तो फर्म क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दे रहा है। फर्म के लिए पेमेंट है, इसलिए वो क्या है? फैक्टर पेमेंट, या फिर इसको आप फैक्टर इनकम भी कह सकते हो, क्योंकि हाउस होल्ड के लिए इनकम है। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था ना रियल फ्लो में, तो हाउस होल्ड को पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा। वो क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ पैसे की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में पेमेंट कर रहा है, और फर्म क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के नाम पे पेमेंट कर रहा है। क्लियर है? तो मनी फ्लो हो गया हमारा। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं और इसके बारे में और कुछ। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। देखो फर्म क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है, एंड द फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें मनी तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ फ्लो ऑफ मनी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, कि एक देश के अंदर मनी का फ्लो ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ हम यहाँ पे पता लगा पाते हैं। ठीक, अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मनी के फ्लो ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है, और अगर मनी का फ्लो कम होता है तो मंदी हो जाती है। और ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मनी का फ्लो भी समझना जरूरी है देश के अंदर, है ना। चलिए, तो ये आपका नॉमिनल फ्लो भी हो गया, मनी फ्लो भी हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। और आज की वीडियो इतनी, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी 20 मिनट के आसपास की वीडियो, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते। अगली वीडियो अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।